नमस्कार दोस्तों, नैरा स्टडी हब में आपका स्वागत है। कल अपने बात कर चुके हैं वर्ण विचार और शब्द विचार के बारे में। उसके बाद अपने बात करी थी विकारी और अविकारी शब्दों में। अब विकारी शब्दों में अपने पहला पॉइंट ले चुके हैं संज्ञा। अपने इस टॉपिक पर बात करेंगे आज। संज्ञा को अपने बहुत आसान समझते हैं दोस्तों, संज्ञा को अपने बहुत आसान समझते हैं, लेकिन अगर इसकी गहराई तक जाया जाए तो इसकी कोई सीमा नहीं है। अब आगे अपने बात करते हैं संज्ञा की संज्ञा क्या है, इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को बताते हैं। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध करवाते हैं या बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है, उन शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब मैंने कहा व्यक्ति यानी किसी का नाम हो गया रमेश। में व्यक्तिवाचक में अपने किसी का नाम ले सकते हैं व्यक्तिवाचक शब्द में। ठीक है, व्यक्तिवाचक में किसी का नाम ले सकते हैं। वस्तु मैंने बोला कोई मेज। ठीक है, ये भी एक चीज वस्तु ही है ये। ठीक है, स्थान बोल दिया मैंने हनुमानगढ़, या मैंने बोला राजस्थान, तो ये एक स्थान हो गया। और भाव यानी जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जिस चीज़ को महसूस कर सकते हैं वो भाव होते हैं। आगे इसके बारे में बात करेंगे। संज्ञा के व्याकरण के हिसाब से इसके 3 भेद होते हैं। वैसे इसके भेद, संज्ञा के भेद 5 भी माने जाते हैं, लेकिन व्याकरण के अनुसार इसके सिर्फ 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहले बात करें अपने संज्ञा के भेद की, तो पहला भेद है जातिवाचक संज्ञा। कौन सा? जातिवाचक संज्ञा। वे शब्द जो विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या स्थान, किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध करवाते हैं। किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध करवाते हैं। विशिष्ट का क्या मतलब है? विशिष्ट का क्या अर्थ है? यहाँ पे विशिष्ट का अर्थ ये है कि अगर मैं किसी का नाम लूँ, ठीक है, नाम लूँ, तो वो प्रॉपर उसी व्यक्ति की ओर इशारा होना चाहिए जिसका मैं नाम ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर वो प्रॉपर एक व्यक्ति की इशारा ना हो के कई व्यक्तियों की इशारा हो रहा है, तो या कई वस्तुओं की ओर इशारा हो रहा है, तो वो जातिवाचक में गिना जाएगा। ठीक है दोस्तों, विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या स्थान, उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी हमेशा। विशिष्ट में अपने नाम लेके चलते हैं राम। अब नाम कईयों का हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकता विशिष्ट ये जरूरी नहीं है कि किसी का स्पेशली नाम होगा किसी का, जी नहीं। पर जो मेरे पास खड़ा होगा, मैं अगर बोलूँ राम इधर आओ, वो मेरे पास होगा। या भीड़ में किसी स्पेशल व्यक्ति को कहा जाएगा राम। या नाम कईयों के हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि नाम नहीं होंगे इसमें। ठीक है, लेकिन अब जैसे इसमें बोला मैंने राम, पूनम, जयपुर। ठीक है दोस्तों, राम, पूनम और जयपुर, रमेश। ठीक है, ये नाम है, स्थान भी है। ठीक है दोस्तों। अब मैंने इसमें कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जिसमें आप हमेशा अगर ये नाम आपके सामने आए तो वो हमेशा व्यक्तिवाचक में गिने जाएंगे। मैंने पहले महाद्वीप है, सभी महाद्वीपों के नाम, द्वीपों के नाम, नदियों के नाम, झरनों के नाम, तालाबों के नाम, सागरों के आदि के नाम। मैंने ये नहीं बोला कि महाद्वीप, मैंने बोला महाद्वीपों के नाम। उनका जो प्रॉपरली नाम से संबोधित किया जाता है, उनके नाम को क्या कहेंगे हम? किस में गिना जाएगा? व्यक्तिवाचक में। याद रखना दोस्तों, मैंने महाद्वीपों के नाम बोला, ये नहीं बोला कि सभी महाद्वीपों को, जी नहीं। महाद्वीपों के नाम, द्वीपों के नाम, नदियों के नाम, झरनों के नाम, तालाबों के नाम, सागरों के नाम। अब मैंने बोला नदी, गंगा नदी। अगर मैं बोलूँ नदियाँ, ठीक है, तो वो जातिवाचक में होगा। अगर मैंने बोला कि गंगा नदी, तो वो किस में गिना जाएगा? व्यक्तिवाचक में। वो एक स्पेशल हो गया। ठीक है, आज मैंने बोला है कि इनके सभी के नाम। ठीक है दोस्तों,
आगे दिशाओं के नाम, ठीक है, दिशाओं के नाम, मार्गों के नाम। अब मैंने बोला गांधीनगर, ठीक है, तो ये मार्गों में एक स्पेशल नाम आ गया गांधीनगर, ठीक है। जातियों के नाम, अलग अलग जातियां होती हैं, उनमें उनमें अलग नाम, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ गया ग्रह, ठीक है, ग्रहों के नाम आदि। देशों, राज्यों, राजधानी, नगर, गांव, सड़क आदि के नाम। देशों के नाम जैसे भारत, अगर मैं बोलूं भारत तो ये एक व्यक्तिवाचक में गिना जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं कई देश तो वो जातिवाचक में गिना जाएगा। अब आगे बात करते हैं पुस्तकों, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों, तिथियों आदि के नाम। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, मैं आगे इन सभी का नाम बोल के आगे ये बोल रहा हूँ कि इन सभी के नाम, इन सभी को एक स्पेशल नाम से जाना जाएगा। अगर मैं इनमें सीधा बोल दूँ महीनों तो ये जातिवाचक में गिना जाएगा, ना कि व्यक्तिवाचक में। पुस्तकों, अब मैंने बोला मैथ की कोई पुस्तक बोलो, किरण की पुस्तक बोलो मैथ की, ठीक है, तो वो एक स्पेशल होगी, ठीक है दोस्तों, इसका नाम किरण है कि मैथ की बुक किरण, ठीक है। उसके बाद आ गया समाचार पत्रों, मैंने बोला राजस्थान के पंजाब केसरी, ठीक है, राजस्थान पत्रिका, ठीक है। उसके बाद दिनों के नाम, अगर मैं बोलूँ सीधा दिनों तो वो जातिवाचक में, अगर मैंने बोला दिनों के नाम यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये किस में आ गया, व्यक्तिवाचक में। महीनों के नाम, तिथियों के नाम आदि सभी के जो नाम है, प्रॉपरली जो नाम है, उन सभी को क्या बोला जाएगा, जातिवाचक में गिना जाएगा। अब बात करते हैं संज्ञा के पॉइंट नंबर 2 की। जिन शब्दों से एक ही जाति की समस्त वस्तुओं का बोध हो, जिन शब्दों से किसी एक जाति की समस्त वस्तुओं का बोध हो, कहने का भाव ये है कि मैं कोई एक शब्द लिख दूंगा, ठीक है, एक शब्द लिखूंगा, वो उससे रिलेटिव, उससे जुड़ी हुई सभी वस्तुओं के बारे में हमें बताएगा। यहां मैंने लिखा है बालक, बालिका, छात्र, नर, नारी आदि, ठीक है। अब मैंने बोला बालक, अब मैंने किसी का स्पेशल नाम लिया नहीं, अब मैंने बोला बालक कि वहाँ कोई भी इकट्ठे बालक थे, उनमें से मैंने बोल दिया कि यहाँ बालक बैठे हैं, मैंने बोला ये सभी बालक हैं, तो एक जाति का, एक समूह का बोध करवाया मैंने। बालिका, कई लड़कियां एक साथ बैठी तो मैंने बोला ये बालिकाएं बैठी हैं। छात्र हो गया, एक कक्षा में बैठे हैं सभी छात्र, तो किसी का नाम स्पेशल थोड़ी लिया है कि वो छात्र है, ये नहीं, वो कक्षा में बैठे सभी जो व्यक्ति हैं उनको मैंने छात्र कहा है, तो एक समूह का बोध हो गया। नर, नारी आदि, यानी किसी एक समूह की ओर इशारा करेंगे तो वो जातिवाचक में गिना जाएगा। इसमें कहा है, इसलिए इसमें कहा गया कि एक ही शब्द से समस्त वस्तुओं का बोध हो। अब मैंने बोला था पुस्तकों, अब यहाँ पुस्तकों का ढेर लगा हुआ है, पुस्तकों का ढेर, मैंने बोला है पुस्तकें। अगर उनमें पुस्तकों में बोलूँ कि ये किरण की पुस्तक है, ये मथुरिया की पुस्तक है, तो किस में गिना जाएगा, उसको व्यक्तिवाचक में गिना जाएगा। लेकिन मैंने पुस्तकों के ढेर में कहा कि ये पुस्तकें पढ़ी हैं, तो ये जातिवाचक में गिना जाएगा। इसके अंदर गांव, यहाँ मैंने लिखा था गांव के नाम, लेकिन यहाँ मैंने बोला गांव, ठीक है। अब 2-3 गांवों का समूह है जब, ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे, गांव। शहरों, ठीक है, शहर, अगर प्रॉपरली किसी शहर का नाम लेते हैं तो वो व्यक्तिवाचक में होगा, अगर सीधा बोलते हैं शहर तो वो जातिवाचक में जाना जाएगा। कार के अंदर किसी अपने मॉडल की बात करते हैं तो उसमें व्यक्तिवाचक में होगा, अगर कार के अंदर सीधा मैं बोलूँ कार तो वो जातिवाचक में होगा। जीप, मक्खी, आम, नीम, आलू, टमाटर, सोना आदि, ये सभी जातिवाचक में होते हैं। ये एक शब्द पूरी जाति का बोध करवाते हैं, ठीक है दोस्तों। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में आप में अंतर देख लिया। आगे अपने बात करते हैं कि जातिवाचक में जो 2 भेद होते हैं, अलग अलग इसके 2 भेद पाए जाते हैं। जातिवाचक के 2 अलग और भेद होते हैं, जिसको पहले बोलते हैं द्रव्यमान और दूसरा समूहवाचक। पहले बात करते हैं अपने द्रव्यमान की। अपने बात करते हैं द्रव्यमान की। वे संज्ञाएं जिनकी गणना संभव न हो, वे संज्ञाएं या संज्ञा शब्द जिनकी
गणना ना की जाए, वे संज्ञाएं जिनकी गणना ना की जाए या संभव ना हो, उन्हें केवल नापा तोला मापा जा सके, उन्हें केवल नापा मापा और तोला जा सके। कहने का भाव है उन्हें गिना नहीं जा सकता, उन्हें गिना नहीं जा सकता। मैंने कहा 1 2 3 4 या 10 12 ऐसे नहीं गिना जाएगा, उनको नापा तोला जा मापा जाएगा। जैसे सोना 10 ग्राम सोना, 15 ग्राम सोना, ठीक है। उसके बाद चांदी 10 ग्राम चांदी, ठीक है। घी 1 kg घी, 2 किलो घी, ठीक है, ना कि उन्हें गिना जा रहा है, मापा जा रहा है। दूध इसको भी मापा जा रहा है, ठीक है। पानी इसको मापा जा रहा है, ठीक है। मैंने कपड़ा, अगर कपड़ा लिखेंगे तो इसके अंदर कपड़े को भी शामिल किया जाता है कि 1 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा और 3 मीटर कपड़ा, ठीक है दोस्तों। उनको गिना नहीं जा रहा ना, बल्कि उनको मापा तोला और नापा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। इसमें आप थोड़ा सा अगर एग्जाम्पल आप पढ़ोगे और ध्यान लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे अपने बात करते हैं जातिवाचक के पॉइंट नंबर 2 में। जब किसी जाति सूचक शब्द से एक समूह का निर्माण हो, जब किसी जाति सूचक शब्द से, ठीक है, किसी समूह का निर्माण हो, जाति सूचक शब्द से किसी समूह का निर्माण हो। अब मैंने बोला मजदूर, ठीक है। तो क्या किसी एक व्यक्ति का नाम है मजदूर? नहीं, एक समूह का उसने एक समूह का अपने निर्माण कर दिया उसने, ठीक है। एक समूह का निर्माण कर दिया कि मजदूर, हाँ, कि वो वहाँ पे मजदूर बैठे हैं, कि उनमें से किसी एक स्पेशल व्यक्ति को नहीं, लेकिन पूरे समूह के बारे में, पूरी भीड़ के बारे में बात करती है अपने। आगे बात है भीड़, बहुत लोगों की भीड़ थी, ठीक है। तो पूरे समूह की बात कर दी उसने। उसके बाद डॉक्टर, क्या वो उसने बताया है, स्पेशल बताया है, विशेष तरीके से बताया उसने कि ये हड्डियों का डॉक्टर है या ये मस्ती का डॉक्टर, किसी प्रकार का अपना मान लो, ठीक है, अलग अलग डॉक्टर होते हैं जो। तो उसी प्रकार एक डॉक्टर में पूरी जाति का उसने बोध करवा दिया, एक शब्द ने पूरी जाति का बोध करवा दिया। आगे दोस्तों भाववाचक संज्ञा, आगे है भाववाचक संज्ञा। इसमें अपने बात करेंगे वे शब्द जिनसे भाव अवस्था दशा का बोध हो, वे शब्द जिनसे भाव अवस्था और दशा का बोध हो। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसको थोड़ा गहराई से पढ़ लेना। वे शब्द जिनसे भाव अवस्था व दशा का बोध हो। पहले इसमें मैंने इसमें पॉइंट लिखे हैं जिससे आपको भाववाचक संज्ञा को पढ़ने में आसानी होगी। पहला पॉइंट मैंने लिखा है भाववाचक संज्ञाएं सदैव अमूर्त होती है। भाववाचक संज्ञाएं हमेशा अमूर्त होती हैं, ये हमेशा एक वचन होगी, ये सदैव एक वचन होगी। पहले मैंने बात की कि ये भाववाचक संज्ञाएं हमेशा या सदैव अमूर्त होगी। कहने का अर्थ है कि इनका कभी चित्र नहीं बन सकता, इनका कभी चित्र नहीं बनेगा। ये एक वचन होगी। भाववाचक संज्ञाएं कभी भी बहुवचन में नहीं बदली जा सकती, ठीक है दोस्तों। भाववाचक संज्ञाओं को नापा तोला मापा नहीं जा सकता, संभव नहीं है। भाववाचक संज्ञाओं को नापा तोला और मापा जाना संभव नहीं है। उसके बाद अपनी बात करेंगे भाववाचक शब्दों के साथ कभी भी किसी अन्य संज्ञा का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, अन्य संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं होगा। मैंने बोला मिठास, क्या अपने बोल सकते हैं मिठास व्यक्ति? नहीं जी नहीं। तो कहने का भाव ये है कि भाववाचक शब्द जो जहाँ आएंगे उनके साथ कभी भी अन्य संज्ञा शब्द का प्रयोग कभी नहीं होगा, ठीक है। अब मैंने बोला इसमें ईमानदार, राम ईमानदार है, तो इसमें बोला राम, ये संज्ञा शब्द हो गया, ठीक है। मैंने बोला ईमानदार, ठीक है, ईमानदार बोला, तो क्या आप राम के, मैंने पहले बात की थी कि भाववाचक में से अमूर्त होती हैं, क्या उसकी ईमानदारी का आप चित्र बना सकते हो कि वो गोल है ईमानदार या चौर से ईमानदार है या आयताकार ईमानदार है? नहीं बना सकते। तो कहने का भाव है कि हम इस भाववाचक संज्ञा का हमेशा कभी भी चित्र नहीं बना सकते। दूसरी बात, ये सदैव एक वचन होती हैं, ये हमेशा एक वचन होती हैं,
ठीक है, ईमानदार, ठीक है, एक वचन शब्द है। इसकी हम कभी भी अगर इसका मान लो बहुवचन बना भी देते हैं तो ये इसके साथ फिट नहीं होगा। मैंने कहा राम ईमानदारों है, क्या ये वाक्य सही है? नहीं, तो हमेशा एक वचन रहेंगी, भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन रहेंगी। और दूसरी फिर मैंने बात की थी, भाववाचक संज्ञा को नापा तोला मापा नहीं जा सकता। क्या आप राम की ईमानदारी को माप तोल सकते हो कि इतने मीटर इसकी ईमानदारी है या इतने किलो उसकी ईमानदारी है? जी नहीं, उसकी ईमानदारी को भाववाचक संज्ञा को कभी मापा तोला नापा नहीं जा सकता। उसके बाद आ गया, राम और श्याम ने बहुत अच्छी मित्रता है। अब मित्रता को आप नाप चित्र बना सकते हो, एक वचन है, एक वचन से आप बहुवचन बना सकते हो, भाववाचक इसमें नाप तोल सकते हो और इसके साथ कोई अन्य संज्ञा शब्द लगा सकते हो? जी नहीं। ठीक है दोस्तों, कहने का भाव है कि भाववाचक संज्ञाओं को हम जिन्हें हम देख नहीं सकते, अब आसान भाषा में आपको बात करूं तो वे संज्ञा शब्द जिन्हें हम देख नहीं सकते बल्कि महसूस कर सकते हैं, अब मैंने बोला मिठास, क्या आप मिठास को देख सकते हो कि हाँ ये रसगुल्ला, मैंने बोला मिठाई है, मिठाई में कितने की मिठास है, क्या उसमें देख सकते हो आप? हाँ, खाओगे महसूस कर सकते हो कि हाँ इसमें मीठा ज़्यादा है या कम है। तो हमेशा भाववाचक संज्ञाओं को कभी देखा नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों, सिर्फ उनको महसूस किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा में जैसे उदासी, हरियाली, अपनापन, सुंदरता, मिठास, पढ़ाई, चोर, घृणा, भूख, प्यास आदि गिना जाता है। ठीक है दोस्तों, भाववाचक संज्ञाओं को अगर आपको कहीं भाववाचक संज्ञाओं को पहचानने में मुश्किल हो तो आप सिर्फ एक अंदाज़ा आप लगा सकते हो, नॉर्मली सा आसान सा तरीका, कि भाववाचक संज्ञाओं को आप कभी भी देख नहीं सकते, भाववाचक संज्ञाओं को आप देख नहीं सकते, सिर्फ उन्हें महसूस कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। संज्ञा में आगे अपना पार्ट बचा हुआ वो करेंगे कल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।